ओके, तो हम ये सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग ऑफ इन 19th सेंचुरी इंडिया की बात कर रहे थे। तो इसमें कुछ जो मेजर प्लेयर्स थे, जैसे इट वाज राजा राममोहन राय। ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, and uh, he was he introduced many modern ideas. In fact, वो उसके टाइम वो आज के भी हिसाब से काफी मॉडर्न है। एंड ही वाज वर्किंग इन 1820s एंड 30s। तो उस जमाने के हिसाब से तो वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। नाउ फर्स्ट थिंग, ही एक्चुअली राजा राममोहन राय इज नोन फॉर जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन उसका उनका रहा है, इट वाज रिगार्डिंग द एबॉलिशन ऑफ सती। So he pressurized the government of Bengal, the then Governor General, to bring laws for abolition of sati. Okay, and now sati was made a criminal offense because of his efforts. और उसके अलावा फिर उसके कई सारे ये थे जो ब्रह्म समाज जो उन्होंने ये किया, उसमें इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन सम मॉडर्न आइडियाज। तो जिसमें रूढ़िवादी परंपराएं, रिचुअल्स, आइडल वर्शिप और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। उसमें एक अवेकनिंग का होगी और ऐसा समाज इसकी स्थापना करने की उसने सोची। तो इट 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 डिड गो वेल। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया काफ़ी सालों तक रहा है, अभी भी वो शायद है उसका कुछ तो भी। तो लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम था, ही डाइड एट अ वेरी अर्ली एज। ही डाइड एट द एज ऑफ 40 आई थिंक। तो इफ ही हैड सर्वाइव तो और भी ज़्यादा सोशल फील्ड में काम होता। देन देयर वर मेनी अदर सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे दयानंद सरस्वती थे, केशव चंद्र सेन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज देयर। देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन वॉज देयर। देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ही वर्क फॉर बेसिकली women's education. He started many girls schools in those the 1880s वगैरह में। वैसे विमेंस एजुकेशन की फाउंडर तो वो थी सावित्रीबाई फुले, विच स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। लेकिन बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इन सब ने इस पर काफ़ी काम किया। देन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज देयर। तो ही वॉज अ लिटरेचर। कई सारे ये जो है वंदे मातरम गाना जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। देन देर वॉज रामकृष्ण मिशन, the founder of which was Ramakrishna Paramhans, and Vivekanand was a disciple of Ramakrishna Paramhans only. So Ram Vivekanand founded the Ramakrishna Mission। और रामकृष्ण मिशन के तो ये हर जगह ही है, इंडिया मतलब हर सिटी में ही होता है। नागपुर में भी है, यहाँ अजनी चौक पे, कांग्रेस नगर में रामकृष्ण मिशन की बिल्डिंग। और ये दे बेसिकली दे वांट टू propound the doctrine of वेदांत। तो फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अच्छा इसकी बात हो गई। देन दयानंद सरस्वती वॉज देयर, वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो उनका एक ये था दैट वी शुड गो बैक टू वेदास नाउ। हर इसमें उन्होंने ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, इन्होंने इनमें एक कॉमन चीज थी, वो थी कि दे ऑल डिनाउंस्ड द कास्ट सिस्टम एंड दे ऑल वांटेड टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो इनमें एक चीज ये कॉमन थी, फिर बाकियों के अलग अलग कुछ स्पेसिफाइड एरियाज थे इन सब इसमें। देन इन महाराष्ट्र देयर वाज वन महादेव गोविंद रानडे। नो नो, ही वाज जस्टिस रानडे। वो नहीं, एक दूसरे रानडे थे who basically advocated widow marriage, and he not only advocated, he set an example also that widow remarriage जो होता है, that he himself married a widow। तो इस टाइप के कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए। देन पॉइंट प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ये है कि ऐसे सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए और गए, इंडियन सोसाइटी वहीं की वहीं पड़ी रही है। अभी भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यानी मेंटल और इसके इसके लेवल पे इंडियन सोसाइटी तो अभी भी उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं में और इसमें जकड़ी हुई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे
इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न इंस्टीट्यूट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वो सारे भी आ रहे हैं। यहाँ एप्पल के आईफोन्स भी आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, एवरीथिंग इज देयर, मॉडर्न कार्स आर देयर, लेकिन माइंडसेट अभी तक पुराना ही है, वही फ्यूडल एंड 200-300 साल पीछे चल रहे हैं। तो ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए और गए, इनसे भी मतलब उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, दिल से दिया, लेकिन उससे इंडियन सोसाइटी के ओवरऑल इस पे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं। ओके, उसका सिंपल जागता उदाहरण है कि कास्ट सिस्टम इंडिया में आज भी है, सिंपल। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी थी? अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनना था वो कोई वन ऑफ एफर्ट नहीं था, यानी उससे पहले ऑलरेडी कुछ इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी पूरे इंडिया के लेवल पे। अब ये जो पूरे इंडिया के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये अलग अलग प्रोविंसेस में थी। जैसे मद्रास में मद्रास महाजन सभा थी, देन इन बंगाल एरिया देयर वाज इंडियन लीग, देन जमींदारी एसोसिएशन, और ऐसे अलग अलग थी। महाराष्ट्र में थी। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी, इट नाउ दे वर एक्चुअली दे आल्सो वांटेड दैट कि हमको सबको मिलके एक इंडियन ऑल इंडिया लेवल पे एक प्लेटफॉर्म ये करना चाहिए। एंड ये इंटरेस्टिंगली इवन द ब्रिटिश वांटेड दिस, that there should be an organization at an all India level, so that we should organization of Indians at an all India level, so that the British should know the problems. Um, they should come to know about the problems of Indians straight from the horse's mouth. तो ये कांग्रेस के सब जो लोग रहेंगे, इंडियंस रहेंगे, तो या इंडियंस से हमको एक ही प्लेटफॉर्म से हमको सब कुछ मिल जाएगा, और इनकी जो भी ग्रीवांसेस और प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये वहाँ पर भाषणबाजी करके अपने दे विल लेट ऑफ देयर स्टीम। तो उससे एज सच ब्रिटिश रूल को कोई खतरा होने वाला था नहीं। सो इन डफरिन, लॉर्ड डफरिन who was the Governor General of India at that time, he deputed A.O. Hume. A.O. Hume was a retired civil servant, and actually A.O. Hume was quite close to many of the leaders, Indian leaders of those days, and he had a soft corner for them also. And not only that, he was also very deeply interested in India's history, culture, etc. And since he had already served almost 30 years in India, so he had uh, basically he could sense the pulse of Indians, and that is why he was deputed to organize the Indians from various parts of the country and form a organization called Indian National Congress. Now, Indian National Congress, the name was given by Indians only. अब इसको कांग्रेस का ये जो वर्ड लिया है, ये इन्होंने उससे लिया है, अमेरिकन पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसको कांग्रेस बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा बोलते हैं। तो ये शब्द उन्होंने वहां से लिया, and it was called National Congress, and eventually it became a political party, which it still is. तो अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी, ये फिर इनका मेन ये क्या था, इन्होंने कुछ अब इनकी बहुत सारी डिमांड्स इन्होंने करनी शुरू की। सो इनिशियल इसमें एक मॉडरेट व्यू था कांग्रेस में, दैट दे मॉडरेट व्यू इन द सेंस दैट दे बिलीव्ड इन द गुड कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। और फिर बाद में इसमें कुछ रेवोल्यूशनरी माइंडेड लोग आए, जैसे तिलक हो गया, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, देन औरबिंदो घोष एंड लाला लाजपत राय एक्सेट्रा। तो इन लोगों ने थोड़े रेडिकल स्टैंड्स लेने शुरू किए, एंड दे वांटेड समथिंग मोर। सो स्वदेशी और इसकी जो कल्पना थी, ये इन लोगों ने वहां से शुरू की। बट पॉइंट इज, वो स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी भले ही इन्होंने उसकी बीए की, लेकिन व्हाट स्वदेश इज, दैट वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड बाय एनीवन। बट इन लोगों का इनिशियली जो कांग्रेस का रुख था वो क्या था कि वी विल गिव पिटिशंस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, 3P मेथड पे वो काम करते थे, पिटिशन, प्रोपोगेंडा एंड प्रेयर। और उसके वजह से फिर हम गवर्नमेंट को एनलाइटन करेंगे, और फिर गवर्नमेंट हमारे हमारे लिए बहुत, इंडियंस के लिए बहुत सारे काम करेगी। यानी कितना यूटोपियन ड्रीम जैसा लगता है कि तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे और वो फटाफट तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगी। तो इसका फाउंडेशन ही बेसिकली गलत था, जो कि कांग्रेस के लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज किया। फिर उन्होंने एक्स्ट्रा डिमांड्स और एक्स्ट्रा एजिटेशन वो सब करनी शुरू की। तो
अब इनका मेन काम क्या था कि टू बेसिकली इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग इंडियंस, ओके, एंड to develop a camaraderie and a sense of togetherness among the workers of the Congress. Then नेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए उनको ये करना था, एंड दे बेसिकली इनिशियली वांटेड टू फोकस ओनली ऑन द एजुकेटेड पीपल। उनका ये कहना था कि तुम यहाँ इंडिया में इतनी गरीबी है, तो यहाँ पे एक गरीब आदमी यानी भूखे आदमी को तुम नेशनलिज्म का पार्ट और देशभक्ति और ये सब पढ़ाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है, और उनको उससे कोई लेना देना भी नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम बेसिकली यहाँ जितने एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया है और ये इनको हम अर्बन एरियाज में इनको मोबिलाइज करेंगे, और वो मैसेज धीरे धीरे करके ओवर द इयर्स रूरल एरियाज से लेके वहाँ पे वो पहुँचाएंगे। तो अब ये इनिशियली जब इनका काम चल रहा था, इससे कोई रिजल्ट आ नहीं रहे थे, फिर भी इनके कहने पे ब्रिटिश ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। अब जैसे इनके और बहुत सारे डिमांड्स थी, वी वोंट बी डिस्कसिंग देम इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, और वो एनसीईआरटी में भी उतनी सारी ये नहीं है। जैसे उसका एक ये था कि सिविल सर्विस पे खर्चा कम हो, देयर शुड बी एन इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, देन आर्मी पे खर्चा ना हो, वो कंट्री के डेवलपमेंट में लगे, और ये सारी डिमांड्स वो दे रहे थे, वो ब्रिटिश कौन सा मानने वाले थे। सो दैट इज व्हाई another a group basically got created. A group was born in the Congress itself, which was called an extremist group. The earlier ones were called the moderates. Moderates में बाकी सारे थे, फिरोज शाह मेहता, गोखले और के टी तेलंग, ऑलराइट। इनिशियली जो कांग्रेस के जितने भी इनिशियल लीडर्स थे वो सारे मॉडरेट फैक्शन के ही थे, एक्सट्रीमिस्ट कम थे, बाद में एक्सट्रीमिस्ट बढ़ गए अंडर तिलक। तो इन लोगों ने ये रियलाइज किया कि कांग्रेस एक भिखारी ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है। What they said was the 3P method has reduced Congress to political mendicancy. Mendicant is a beggar, कि हम भीख मांगते रहेंगे और वो ब्रिटिश तो कुछ देते हैं नहीं, तो हमको इसके लिए मूवमेंट खड़ी करनी चाहिए। मूवमेंट यानी कैसी, हमको लोगों को इन्वॉल्व करना है। तो कौन से लोगों को, तो पूरे इंडियंस को, गांव से लेके सबको, जिसके मॉडरेट्स पूरा अगेंस्ट थे। एंड मॉडरेट्स अगेंस्ट इसलिए भी थे कि उनको बेसिकली दे वांटेड टू रिमेन कन्फाइंड टू द अंडर द फोर वॉल्स ऑफ लॉ। उनको लॉज ब्रेक नहीं करने थे कोई भी। तो मतलब उनको मे बी एक डर हो सकता है, बोलो कि कहीं वो ब्रिटिश हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही बंद ना कर दे, बैन कर दे, ओके। तो मूवमेंट वगैरह खड़ी करना और मासेस को मोबिलाइज करना, ये सब उनके कार्ड्स पे नहीं था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को का यही कहना था कि जब तक हम मास मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे हमको कुछ नहीं मिलने वाला। और मास मोबिलाइजेशन का जो बेस जिसका गांधी ने फर्दर यूज किया, उसका बेस एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट ने बना दिया था इंडियन कांग्रेस में। सो अब ये एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन जो था, इट वाज लेड बाय तिलक, और फिर उसमें बाकी के मेंबर्स थे, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एक्सेट्रा, ओके। अब इसका फर्स्ट सेशन कांग्रेस का हुआ था बॉम्बे में 1885 में, जिसमें 78 मेंबर्स ने अटेंड किया था, एंड इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय वोमेश चंद्र बैनर्जी। तो नाउ दिस बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी था। और कांग्रेस का एक शुरू से एक और इसमें इंपॉर्टेंट ये था दैट कांग्रेस वाज सेक्युलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। नाउ it basically tried to represent the interests of all communities in India. तो उसमें कांग्रेस में पारसीज थे, मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, और हिंदूज तो थे ही ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें मतलब कांग्रेस के 3 वाइट प्रेसिडेंट्स भी रहे, यानी वाइट मतलब ब्रिटिश। एक तो एच कॉटन था, देन विलियम वेडरबर्न वाज वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वेडरबर्न वाज आल्सो सेक्रेटरी, सिविल सर्वेंट, and he was secretary of Lord Dufferin. So after retirement, he was also made the president of Indian National Congress. H. Cotton was there, and then Annie Besant was president of Congress. तो whites भी Indian National Congress के presidents रह चुके हैं पहले भी। तो Annie Besant was not only a white but also she was a woman. The first woman president of Congress was Annie Besant. तो कांग्रेस ने शुरू से ही एक अपना सेक्युलर कैरेक्टर रखा था, और इट ट्राई टू रिप्रेजेंट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विच द ब्रिटिश फ्राउंड। ब्रिटिश को ये लग रहा था कि कांग्रेस की वजह से कहीं
हिंदू मुस्लिम में यूनिटी ना बननी शुरू हो जाए, और इसीलिए दे वांटेड अ काउंटर मैग्नेट फॉर कांग्रेस, फॉर विच मुस्लिम लीग वाज क्रिएटेड। ओके, फिर कांग्रेस का जो फिर वही इनिशियल फेज था 1905 तक, 1885 टू 1905, दैट वाज टोटली डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स में मेजर कौन थे? फिरोज शाह मेहता, देन गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, और इन लोगों के अंडर में थी कांग्रेस। के टी तेलंग हो गया, बदरुद्दीन त्याबजी, ये सारे जो लीडर्स थे दे वर बेसिकली मॉडरेट लीडर्स। तो मॉडरेट्स का बेसिक कहना क्या था कि हम जो भी कुछ करेंगे वो हम लॉ के अंडर में रह के करेंगे, यानी वी विल कन्फाइन आवर एजिटेशंस विद इन द फोर वॉल्स ऑफ लॉ, हम कोई भी लॉज ब्रेक नहीं करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट का ये कहना था कि तुम लॉज के वॉल में रह के अगर तुम एजिटेशन करोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। इट इज बेसिकली द पावर लाइज इन द मासेस, तो मासेस को हमको मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। एंड इस वजह से उनके कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, और एक कॉन्फ्लिक्ट एक इस हद तक हो गया था कि 1908 के सेशन में, कांग्रेस सूरत में जो सेशन हुआ था वहाँ पे कांग्रेस इनफैक्ट स्प्लिट भी हो गई थी। सो लेकिन बाद में ये भी रियलाइज किया गया कि कांग्रेस स्प्लिट होने का कोई फायदा नहीं है। देन इनफैक्ट तिलक वाज इम्प्रिजन्ड, ही वाज सेंट टू मांडले जेल फॉर 6 years। तो उसके साथ ही मूवमेंट भी खत्म हो गई थी। और फिर व्हेन तिलक केम बैक, he tried to pick up the threads of movement, and but by that time he was already worn out and old, and he has caught up on age। तो वो जज्बा, वो फिजिकल स्ट्रेंथ और वो सारी भी तो मैटर करती है। और जेल की रोटी की घर की रोटी जैसी थोड़ी ना होती है, दैट यू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्दी। तो ये सब के चलते he tried to pick up the threads, and then by that time 1915 Gandhi had already appeared on Indian scene। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमको कांग्रेस के शुरुआती फेज की करनी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन काम 1885 से 1905 तक क्या थे? ओके, और फिर 1905 ऑनवर्ड्स, 1905 ऑनवर्ड्स यहाँ पर शुरुआत होती है दूसरे फेज की, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट का डोमिनेंस दिखता है कांग्रेस पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मूवमेंट्स वाला दौर शुरू होता है इन द फर्स्ट 10 years ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 1905 में स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट शुरू हुई थी, एंड दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो बंगाल वाज पार्टीशन बाय द ब्रिटिश। बेसिकली उनके ग्राउंड्स कुछ और थे, उन्होंने ब्रिटिश का कहना था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से किया, बट द रियल रीजन वाज बेसिकली दे वांटेड टू create a divide between Hindus and Muslims, and they also wanted to dethrone Calcutta as the center of politics। Now you must remember कि 1911 तक इंडिया की कैपिटल कोलकाता ही थी, जो आज कोलकाता है, कैलकाटा बोलते थे पहले उसको। तो 1911 में दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हुई। तब तक पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है वो कलकत्ता से गवर्न होता था 1911 तक। ओके, सो all the political activity, everything was basically centered around Calcutta। So they wanted to dethrone that Calcutta from that status of as nerve center of political activities, और उसके लिए उन्होंने पार्टीशन किया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया और उसके क्या रीजंस थे, तो ये हम अब ये अगले टॉपिक का पार्ट है, एंड दिस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, तो अब कल हम बचा हुआ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। कल हम बचा हुआ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।